गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं, कुछ को छोड़कर, जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना, तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूं सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए। देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा, अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। अब जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना मन है, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। अब है देखो दिसंबर 1963, इन दिसंबर 1963 थ्रू इनैक्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962, ये एक्ट नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस ईयर जानने की जरूरत है कि 1963 में नागालैंड को स्टेटहुड का स्टेटस दिया गया, ठीक है, इतना। एंड ये है अगला 371 जो मैंने बोला कि स्पेशल स्टेटस का। स्पेशल स्टेटस में क्या है नागालैंड के लिए, नागालैंड के लिए वही है कि जो भी कोई अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है, अगर वो लॉ यहाँ के इनके या कस्टमरी लॉ, ट्रेडिशन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सोशल प्रैक्टिसेस इससे अलग है, इसमें तालमेल नहीं खाती है, या इनका आप कह सकते हैं इनका लैंड से रिलेटेड लॉ है, इनका लैंड सेल परचेज या सेल से रिलेटेड लॉ, इससे तालमेल उनका सेंट्रल का लॉ नहीं होता है। तो ऐसे केस में इनका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो लॉ बनाएगी वो लॉ इनके लिए अप्लीकेबल होगा। ये है ट्वेंसांग एरिया जो है उसके लिए 35 मेंबर का एक ट्वेंसांग एरिया का एक काउंसिल बनेगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, उसके मेंबर रहेंगे, ऑफिसर रहेंगे, वो अपने एरिया के लिए कंसर्न एरिया के लिए अलग पावर रहेगी, उनको स्पेशल उसके लिए फंड मिलेगा, उसके लिए वो काम करवाना है, वहाँ एजुकेशन हेल्थ उस पर स्पेशल ध्यान रखना है, लेजिस्लेटिव असेंबली में हर साल एक रिपोर्ट करना है, यहाँ तक कि उस एरिया के एमएलए भी रहेंगे, तो उसका चुनाव लोग नहीं करेंगे, वहाँ डिफरेंट एरिया के लिए रीजनल काउंसिल होगी, उसके मेंबर का इलेक्शन भले होगा लेकिन वो रीजनल काउंसिल के जो मेंबर रहेंगे वो लोग अपने एमएलए का ट्वेंसांग एरिया के एमएलए का चुनाव करेंगे। तो ऐसे ऐसे प्रोविजन इसके लिए दिया गया स्पेशल प्रोविजन में, मैं पहले बताया और अभी बता दिया। अब देखें ये है नागालैंड का मैप, मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब देखो ये देख लिया मैप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मिजोरम देख रहे हो, क्या मिजोरम, वेदर मिजोरम इज ए कोस्टल स्टेट या लैंड लॉक्ड स्टेट, या चारों ओर से लैंड से घिरा है हुआ है, लैंड लॉक्ड है, जैसे पंजाब कैसे लैंड लॉक्ड है, बिहार लैंड लॉक्ड स्टेट है, पूरे कोई कहीं समुद्र नहीं है, तो क्या ये लैंड लॉक्ड है या कोस्टल स्टेट है, आप बताओ। मिजोरम के बारे में, त्रिपुरा के बारे में देखकर क्या लगता है, मैं बोल रहा हूं तो कुछ पर्पस है इसलिए ना, देख के स्टूडेंट को मन में हमेशा क्या रहेगा कि ये तो भाई ये तो समुद्र उद्र ही तो है ना, बे ऑफ बंगाल, तो ये लैंड लॉक्ड है, सॉरी ये कोस्टल है ना क्या है सोचो, आंसर करो खुद। मैं आपको बता दूं ये है बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश इधर इधर, ये बांग्लादेश इधर तक आता है, यहाँ तक बांग्लादेश आता है, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से यहाँ इसके बाद म्यांमार है, म्यांमार वर्मा जिसको बोलते हैं। तो ये पूरा एरिया जो है ना ये हमारा इधर तो है ही, इधर 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 सब बांग्लादेश का रीजन है, यहाँ तक बांग्लादेश का ऐसे ऐसे रीजन है, ऐसे बाकी ये सब बांग्लादेश है ही है। तो ये जो रीजन देख रहे हो ना आप, हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो है पूरा लैंड लॉक्ड है, कोई भी हमारा ये स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट का कोई भी समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, कोस्टल स्टेट नहीं है। ये मैप देख के लोगों को ये लगेगा कि ये कोस्टल स्टेट होंगे ये लेकिन ये कोई कोस्टल नहीं है, ये यहाँ आपका बांग्लादेश, यहाँ आपका यहाँ तक इधर, इधर से इधर 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 सब बांग्लादेश, ये है बे ऑफ बंगाल, समझ गए। तो ये पूछ दिया जाए तो इसमें भी कितने लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहां रखा
और चलो तो दूसरा इमेज, ये थोड़ा अलग कलर में रखा हुआ है और कुछ नहीं, इसमें मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ न कुछ बताना चाह रहा था। नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट हैं? टोटल 7 स्टेट को बोला था 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो 7 आते हैं, सिक्किम हो गया 1, असम 2, अरुणाचल 3, अरुणाचल के बाद आ जाएगा नागालैंड 4, मणिपुर 5, मिजोरम 6, त्रिपुरा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सॉरी, सिक्किम को छोड़कर इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। हाँ, 7 सिस्टर स्टेट बोला जाता है, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है। तो ये कुछ और इमेज आएगा जिसमें मैं कुछ और बताने वाला हूँ। ये है आपका किसका, नागालैंड जो था इसको थोड़ा बड़ा कर गया है, त्वेन सॉन्ग एरिया। मैंने बताया था पहले ह्यूएन सॉन्ग, त्वेन सॉन्ग, ये त्वेन सॉन्ग है। ह्यूएन सॉन्ग चाइनीज ट्रेवलर जो ट्रेवल टू इंडिया में ट्रेवल किया था। तो नागालैंड के कैपिटल कोहिमा, कोहिमा में, बाकी नागालैंड में ये सब है। जो उस स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको हर ये सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होगा। आपको ना पता हो तो कोई बात नहीं। अब है हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस शिमला वाज द, मैंने बताया था पहले, शिमला वाज द टेम्पोररी कैपिटल ऑफ, नहीं वो नहीं बताया था, यहाँ देखें, आफ्टर इंडिपेंडेंस शिमला वाज द टेम्पोररी कैपिटल ऑफ पंजाब। इंडिपेंडेंस के बाद पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़ नहीं था, शिमला था। अंटिल कैपिटल शिफ्टेड टू चंडीगढ़ इन 1953 में, चंडीगढ़ में कैपिटल शिफ्ट हुआ 1953 में। तो अब देखो यहाँ क्या है, पंजाब का जो कैपिटल है चंडीगढ़ कब से है, 1953 से। उससे पहले क्या था, शिमला था कैपिटल। अब मैं आपको बताऊंगा 1966 में कैसे हरियाणा और पंजाब अलग हुए, पंजाब से हरियाणा निकला। और फिर हिमाचल प्रदेश क्या था, मैंने जो बताया था ना, कितने 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी, उसमें एक यूनियन टेरिटरी हिमाचल भी था ना, यानी 1956 से हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था एंड इसको स्टेटहुड मिला है 1971 में। ये सब आपको ईयर याद करना है, मैं आगे एक चार्ट बताऊंगा वहां बताऊंगा कैसे याद करना है। देखो तो ये कैपिटल के बारे में हुआ, इसके बारे में और बियॉन्ड है वो आगे चर्चा होगा, मैं इससे पहले थोड़ा यहाँ बता दूं। चंडीगढ़ के बारे में जानते हो, चंडीगढ़ को डिजाइन किया गया है, उसका मैप भी देखोगे तो रोड का, फॉरेस्ट, रोड के किनारे जो पेड़ पौधे, या पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट नहीं, वहाँ का असेंबली हो गया, वहाँ का कोर्ट हो गया, और भी बहुत सारे जो पब्लिक स्कूल, वहाँ कॉलेजेज हो गए, मेडिकल, वहाँ के लिए जो यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब को प्रॉपर तरीके से वहाँ का जो बिल्डिंग, घर, रेसिडेंशियल जो घर हो गए, ऑफिस का हो गया, वो सब को प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया गया। ऐसे रास्ता होगा, इतना स्पेस होगा, यहाँ पार्क होगा, बिल्डिंग का डिजाइन, नीचे ऐसे फ्लोर, अपर फ्लोर ऐसे, इधर से सीढ़ियाँ होगी, ऐसे तरीके से वजह से डिजाइन फॉरेनर से करवाया गया। ये आर्किटेक्चर थे, इनका 3 आर्किटेक्चर इसमें इन्वॉल्व है। अल्बर्ट मेयर हैं, फिर है मैथ्यू नोविकी, ली कॉर्बुजियर। तो ली कॉर्बुजियर, ये आपका नाम ली कॉर्बुजियर, मेयर एंड नोविकी, आई थिंक ली कॉर्बुजियर का नाम आपको आएगा, आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो वहाँ भी ये नाम आपको आएगा कि चंडीगढ़ का डिजाइन जो किया गया तो उसमें एक नाम आएगा ली कॉर्बुजियर का। 3 नाम है, नोविकी, मेयर। तो एग्जैक्ट पूरा नाम ना याद हो, आधा भी हो, मेयर, नोविकी एंड ली कॉर्बुजियर। इनका मैं पिक्चर ऐसे लगा रखा है, दिखा दूंगा। एंड पेप्सू एक टर्म यूज आएगा बार बार नहीं, आप पेप्सू जो 1950 में जो स्टेट जो बना डिफरेंट तो उसमें भी नाम है। पेप्सू का फुल फॉर्म होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट। तो ये थोड़ा नोट में इसकी 2 बातें। तो आगे बढ़ते हैं, जो मैंने बताया 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, स्टेट ऑफ पंजाब वाज बाइफर्केटेड
इनटू हिंदी स्पीकिंग एरिया, जो हिंदी स्पीकिंग एरिया जो हुआ हरियाणा वाला एरिया, हरियाणा 70 स्टेट हुआ। एंड पंजाब स्पीकिंग एरिया, पंजाब तो पहले से था ही लेकिन बांट कर पंजाब को अलग थोड़ा और छोटा कर दिया गया। इसमें जो रिकमेंडेशन दिया, एक चेयरमैन जो थे शाह कमीशन, जस्टिस जेसी शाह, तो ये वहाँ के जज थे, ये पंजाब हाई कोर्ट बोलते हैं चंडीगढ़ के ही, पंजाब हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस जेसी शाह। इनमें एक कमेटी बनी और इन्होंने बताया, रिकमेंड किया कैसे बांटना है, क्या बांटना है, जो भी हो इनका रिकमेंडेशन। तो ये नाम जानना है आपको, और कैसे ये स्टेट कौन से ईयर में हुआ। अब देखें, फिर ये चंडीगढ़ हरियाणा बनने के लिए एक पर्सन का नाम, पॉलिटिशियन का नाम इन्वॉल्व है, चौधरी देवी लाल। जैसे आप देखते हो ना तेलंगाना बनने में किसका, इनका बीआरएस पार्टी किया काफ़ी कंट्रीब्यूशन, उसने ज़्यादा प्रोटेस्ट की, आवाज़ डिमांड की। जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं केसी राव, वो यहाँ आप वहाँ देखते हो, झारखंड वाले में शिबू सोरेन का रहा। यहाँ आप ये हरियाणा वाले में है चौधरी देवी लाल, ये पर्सन है, इन्होंने डिमांड की थी। और डिमांड क्या था कि कोई कमीशन बनाना चाहिए और हिंदी एरिया, पंजाबी स्पीकिंग एरिया डिवाइड किया जाना चाहिए। चंडीगढ़ चूंकि दोनों का डिमांड था कि हमारा कैपिटल हो, और लोकेटेड है दोनों के बॉर्डर पर, तो दोनों का कैपिटल रखा गया और इसको चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 1966 में। तो इसको डायरेक्टली डिक्लेयर, एंड यूनियन टेरिटरी का मतलब है कि डायरेक्टली कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखें 1961 में, जो मैंने पहले अभी बोला कि हिमाचल प्रदेश को बाद में स्टेटहुड कब दिया गया, 1971 में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ये सब आप अगर उस स्टेट से बिलोंग करते हो तो उनके लिए है, अदरवाइज ऐसे जानने की जरूरत उतना नहीं है। ईयर हाँ कब हुआ ये जानने की जरूरत है। ये मैंने मैप रखा है, क्या थोड़ा ब्लर आ रहा है, क्या ब्लर नहीं समझने लायक है, मुझे ब्लर दिख रहा है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल ये रीजन, ये आपका पंजाब रीजन, ये हरियाणा रीजन, ये हरियाणा, यहाँ दिल्ली, उत्तराखंड, ये, और इसमें कुछ है नहीं। हरियाणा को थोड़ा डार्क करके दिखा दिया गया रीजन को, ये पंजाब का रीजन हो गया। यूपी वाला रीजन देख रहे हो यहाँ, पहले भी मैंने बताया है। और हिमाचल का रीजन को थोड़ा हाईलाइट कर दिया गया यहाँ। अब है हाँ, हिमाचल में को छोटे छोटे ऐसे रीजन थे, ये पंजाब, ये दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, पहले ऐसे था पूरा पंजाब ही था। 1956 में देखो हिमाचल प्रदेश तो यूनियन टेरिटरी था ही उस समय, और दिल्ली और पंजाब को बाइफर्केट करके इसमें से बना दिया गया हरियाणा। हिमाचल ये छोटे छोटे को और जोड़ दिया गया, इधर को भी ले लिया गया, हिमाचल बन गया। ठीक, ये 66 का बात है। तो हिमाचल को अलग करके 56 यूनियन टेरिटरी था हिमाचल, यूनियन टेरिटरी का और एरिया बढ़ गया। लेकिन इस यूनियन टेरिटरी का स्टेट 1971 में स्टेटहुड का स्टेटस दिया गया। तो ये है मैप, ये चंडीगढ़ को दिखाया गया है, दोनों पंजाब और हरियाणा के जहाँ बॉर्डर पर। हिमाचल से इसका बॉर्डर नहीं है, दोनों का कैपिटल, लेकिन कैपिटल होने के बावजूद भी ये यूनियन टेरिटरी है। तो ये मेयर, 3 आदमी का नाम दिया था, नोविकी मेयर एंड ली कॉर्ब्यूजियर। तो ये हो गया एल्बर्ट मेयर, ये नोविकी, ये तीनों आर्किटेक्चर हैं, एंड ये हो गया ली कॉर्ब्यूजियर। आई थिंक ये फोटो आपको मिलेगा कहाँ, आर्ट एंड कल्चर की बुक में भी कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे। अब ये मैप रखा है मैंने, देखें 1951 का जो मैप था यहाँ, ये सिर्फ हिमाचल के कंटेक्स्ट में रखा गया है। ये देखें हिमाचल के लिए ये है। ये बिलासपुर आप देखोगे कि आप जो पार्ट ए बी सी जो स्टेट बांटा गया था ना, पार्ट ए बी सी एंड डी में, पार्ट सी में एक बिलासपुर आपको आएगा, चीफ कमिश्नर प्रोविंस कह सकते हो, बिलासपुर था। तो इसको धीरे धीरे कैसे है जो इसमें मर्ज किया गया,
मर्ज करने के बाद बीच में पेप्सू जो है, इसलिए मैंने फुल फॉर्म बताया, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये कैसे धीरे धीरे ये मर्ज हुआ। 1951 का मैप है, 1954 का मैप है, 1956 का मैप है। ये पेप्सू जितना था, पेप्सी को पंजाब में मर्ज कर दिया गया। बिलासपुर को पहले 51 में बिलासपुर, 56 में क्या ग्रुप पार्ट ए बी सी डी खत्म कर दिया गया। जो 56 में देखोगे तो बिलासपुर वाला न रख के बिलासपुर इसके साथ मर्ज हो गया। पेप्सू जो था 54 में, पेप्सू को जैसे पेप्सू है, पेप्सू यहाँ है ही। बिलासपुर को 54 में से मतलब 56 से थोड़ा पहले ही खत्म किया गया था। ऐसे चीफ कमिश्नर प्रोविंस का जो स्टेटस था वो नहीं था। अब इसमें क्या कुछ खास, पूरा पंजाब को बाइफरकेट करके हरियाणा, पंजाब और ये मर्ज करके हिमाचल ये दिखाया गया, और ये चंडीगढ़। तो डिफरेंट पीरियड में कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे स्टेट में चेंजेज हुए, वो मैप से मैंने यहाँ दिखाया है, देख ले। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, कुछ अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, इससे ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये देख लो, एक नज़र मार लो, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है जस्टिस जेसी शाह कमीशन जो बनाई गई हरियाणा फॉर्मेशन के लिए। ये है वो हरियाणा के जो पॉलिटिकल लीडर जिनका नाम मैंने लिया था। तो देखें, ली कॉर्बेजियर, नोविकी, मेयर, पंजाब, ये कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये मैप मैंने दिखाया था। ये यहाँ हरियाणा चंडीगढ़। तो ये पर्सन जो है हरियाणा के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने। स्वाभाविक से बात है, डिमांड इतना दिन से किस लिए कर रहा है, चीफ मिनिस्टर बनने का इरादा तो था ही ना। जैसे तेलंगाना में कैसे जो चीफ मिनिस्टर रहे लगातार कंटिन्यूअस, केसी राव। तो देवीलाल चौधरी जो रहे ये चीफ मिनिस्टर रहे। अब ये देखो उस समय के देवीलाल चौधरी कौन है इसमें से, शायद ये अब ये हैं कौन, देखो ध्यान से, मुलायम सिंह यादव, एंड ये है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। साथ में बैठकर आपस में उसमें जो भी डिस्कशन चल रही हो। तो ये हुआ आपका हरियाणा और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश का स्टोरी, कैसे फॉर्मेशन हुआ। अब चलते हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, MTM। ये है इनका फॉर्मेशन का ईयर 1972 के आसपास, यहाँ से इनका शुरू होगा कैसे फॉर्मेशन, देखें। एंड मणिपुर त्रिपुरा को 1956 जो रीऑर्गेनाइजेशन में देखा था, उसमें मणिपुर एंड त्रिपुरा क्या था, यूनियन टेरिटरी में था। एंड 1956 से ही यूनियन टेरिटरी था मणिपुर एंड त्रिपुरा, ठीक है। मेघालय को कार्व आउट किया गया किससे, असम से। शुरू में एक 69 में ऑटोनोमस स्टेट के तौर पर रहा, लेकिन बाद में इसको फुली स्टेटहुड दिया गया 1972 में। तो वो है, देख लें, मणिपुर एंड त्रिपुरा वर्ड मेड यूनियन टेरिटरी जो बताया मैंने। सेंट्रली अपॉइंटेड चीफ कमिश्नर, यहाँ चीफ कमिश्नर थे, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं था। सेक्टर 3 में क्या, मणिपुर एंड त्रिपुरा वर प्रोवाइडेड विथ असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली विथ ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय ए चीफ मिनिस्टर। सेक्टर 3 में मणिपुर एंड त्रिपुरा को असेंबली दे दिया गया, लेकिन स्टेटहुड नहीं दिया गया सेक्टर 3 में। तो जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट कहाँ, अभी जम्मू एंड कश्मीर में है, लेकिन स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया, स्टेटहुड का स्टेटस नहीं दिया गया है। वैसे सेक्टर 3 में 56 से लेकर उसके बाद सेक्टर 3 में उतने साल बाद इसको ये दिया। सेक्टर 3 में देखो, सेक्टर 3 में नागालैंड को स्टेटहुड का स्टेटस दिया गया था।
इनको स्टेट वुड ना देके सिर्फ दिएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट इनके पास आया। मणिपुर वॉज मेड ए फुल्ली फ्लेज 9th and 12th 19 and 20 मणिपुर 19वां एंड त्रिपुरा 20th 20वां कब 1972 में। तो एस एक्ट का नाम है ऐसे ऐसे ये स्पेशल स्टेटस दिया गया किसको, मणिपुर को 371C के जरिए स्पेशल स्टेटस है। मणिपुर का स्पेशल स्टेटस में क्या कहा गया है पता है कुछ, इट ए हिली एरिया के लिए बोला गया है कि हिली एरिया के डेवलपमेंट के लिए हिली एरिया के लिए एक कमेटी होगी, उसके मेंबर होंगे, इसका रिपोर्ट हर बार गवर्नर है जो प्रेसिडेंट को सामने रखेगा, इनकी फंडिंग वंडिंग ये बातें मणिपुर के लिए कहा गया। उनकी हिली एरिया के को स्पेशल हिली एरिया के लिए स्पेशल प्रोविजन की फैसिलिटी दी गई है 371C के में। तो वो है। अब देखें बाय द जो 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद में आपको ईयर तक याद न रह पाएगा, उसमें कन्फ्यूज रहोगे। तो एक्ट में ईयर का एक्ट के ईयर में क्यों जाना, एटलीस्ट किस ईयर में कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ था एटलीस्ट इतना जरूर, और आसपास का क्या क्या इवेंट चला। देखिए 69 में द असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1969 वाज इनेक्टेड एंड मेघालय वाज मेड ऑटोनोमस, जो मैंने अभी पहले बताया मेघालय को ऑटोनोमस स्टेट बनाया गया असम से थोड़ा निकाल कर, असम के एक पोर्शन को दिया गया, असम से एक पोर्शन को मेघालय नाम दिया गया, उसको ऑटोनोमस स्टेट बनाया गया। लेकिन इनकी इच्छा पूरी नहीं है कि ना भाई ऑटोनोमस से सिर्फ हमारा काम नहीं चलेगा, हमको पूरा चाहिए स्टेट वुड का स्टेटस और सब स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ असम। इसको भी सेम ऑन लेजिस्लेटर अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, लेकिन अपना लेजिस्लेचर होगा मतलब असेंबली होगा, अपना आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ठीक है। लेकिन आप असम के अंदर हो, इनको मन नहीं भरा, ठीक है। तो जैसे 1963 में कैसे त्रिपुरा और इसको दिया गया अपना असेंबली दिया, फिर भी लोगों का मन नहीं भरा, एस्पिरेशन फुलफिल नहीं हुआ, मन नहीं भरा ऐसे बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम में थोड़ी लिखा हुआ है कि डिडंट फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ पीपल, सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ पीपल, ऐसे लिखा जाएगा। जो वर्डिंग यूज करना वो तो मैं यहाँ नोट्स के फॉर्म में दे रखा ही है, मैंने दे रखा है, लेकिन मैं ऐसे समझाने के लिए मैं ऐसे इजी वे में बोल देता हूँ। थोड़ी बोलते बोलते आवाज ये हो गई है, ऊपर से मुझे खराश भी है, तो आवाज थोड़ी अजीब सी आ रही है। और भले आप जो सुन रहे हो आपके सामने 1 आवर या 1.5 आवर का हो, पर फैक्ट बात यह है कि मैं पिछले लगभग 4 घंटे से कंटिन्यूअस में बोल रहा हूँ, लगभग 4 घंटे से, तो और बोलते बोलते और आवाज ऐसे होगी। तो ठीक, चलो चलता रहेगा वो सब। तो आगे चलते हैं, नोट में है एक कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पहले भी बोला डजंट मैटर, अंडर 371B, बी किसके लिए, आसाम के लिए है। तो आसाम को 371B में स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, आसाम के जो ट्राइबल है ट्राइबल एरिया उसके लिए स्पेशल प्रोविजन दी गई है, ठीक है। कुछ ऐसे नहीं, उनके लिए भी स्पेशल ऐसी कमेटी रहेगी, काउंसिल रहेगी, उनका रिपोर्ट है, उनको उस पर कंट्रोल, गवर्नर का ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, वैसे डेवलपमेंट के लिए, फंडिंग के लिए और क्या, ऐसे ऐसे 370B में दिया गया है प्रोविजन। अब देखो साथ साथ और क्या है, ज़्यादा डिटेल में बता चुका हूँ, बार बार क्यों बताऊंगा, स्पेशल स्टेटस स्पेशल प्रोविजन वाली बात है। बाय द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, मेघालय 10 जो बताया कब 1972 में मेघालय को स्टेटहुड मिला, 1972 में त्रिपुरा को मणिपुर को त्रिपुरा का है ना मेघालय को स्टेटहुड मिला। 69 में सिर्फ ऑटोनोमस स्टेटस का स्टेटस मिला था, नहीं हुआ। त्रिपुरा मणिपुर एंड त्रिपुरा का 1963 में क्या मिला, अपना असेंबली मिला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिला। तो एंड इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब मिला, 69 में ऑटोनोमस में मिला, काउंसिल ऑफ स्टेटस का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी मिला इसको मेघालय को 69 में, लेकिन 72 में इनको
स्टेटहुड का स्टेटस दिया गया। ये है घूम फिर की बातें। ये देखें, ए पीरियड ऑफ प्रोटेस्ट एंड आर्म्ड इंसर्जेंसी फॉलोड इन 1960 रिजल्टेड इन मिजो नेशनल फ्रंट, ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मिजो सीक्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। यानी 1960 में मिजो में ऐसा, वहाँ भी ऐसे, जो मैंने पहले भी बताया है कि वहाँ भी इंसर्जेंसी, मिलिटेंट ये सब रहा, उनको मांग था कि हमें इंडिपेंडेंट, इंडिया से इंडिपेंडेंट चाहिए। तो 1977 में गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट एग्रीड टू कन्वर्ट मिजो डिस्ट्रिक्ट इनटू यूनियन टेरिटरी, हेंस यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम वाज फॉर्म्ड इन 1972। तो ये मिजोरम के बारे में ये है, वो त्रिपुरा किसके बारे में, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय का। मिजोरम को 1972 में क्या दिया गया, यूनियन टेरिटरी लेकिन का स्टेटस, लेकिन इसको स्टेटहुड का स्टेटस कब मिला है, 1987 में। वो आगे थोड़ा और बताऊंगा। तो ये किस में जा रहा था, रीऑर्गेनाइजेशन में जा रहा था, प्रोटेस्ट हुआ वहाँ मिजोरम में। 71 में बोला गया कि ठीक है तुमको मैं दे देता हूँ यूनियन टेरिटरी का स्टेटस। अब है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये किसको बोलते हैं, आएगा ये नाम आता है। अरुणाचल वाले जो रीजन जो देख रहे हो ना, वो रीजन को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोला जाता था। वाज द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड लेटर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया अंटिल 20 जनवरी 1972 तक, 1972 तक, व्हेन इट बिकेम द यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यानी वो जो रीजन है अरुणाचल प्रदेश का बड़ा रीजन, एंड कुछ पार्ट असम में चले गए, ये बात है। तो मिजोरम का 1971 और अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया, 1974। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश को नहीं, मिजोरम को कब बनाया गया यूनियन टेरिटरी, 1972 में। 1972 में मिजोरम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को भी यूनियन टेरिटरी। देखो इस एक्ट में कंफ्यूज रहा होगा कि ये एक्ट कब आया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया अंटिल 20 जनवरी ना, तो बस 72 में, यहाँ 71 में गवर्नमेंट एग्रीड हुई, एक साल बाद हुआ, इतना याद ही नहीं रहेगा। ये एक गवर्नमेंट कब एग्रीड हुई डजंट मैटर। 72 में, 72 में मिजोरम यूनियन टेरिटरी, 72 में अरुणाचल, ये भी यूनियन टेरिटरी। 87 में दोनों यूनियन टेरिटरी से बन गए स्टेट। इतना मतलब उतना ही याद रखने की कोशिश करना है जितना याद रह जाए, जबरदस्ती घुसने के चक्कर में याद कुछ नहीं रह पाएगा। अब देखो, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर वाज किसका, अरुणाचल प्रदेश का है, वाज शिलोंग। मेघालय का कैपिटल आज शिलोंग है, उस समय इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर था शिलोंग। Until 1974 when it was transferred to ईटानगर, मतलब 72 में उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसमें शिलोंग था उसका कैपिटल, नहीं कह सकते एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, क्योंकि यूनियन टेरिटरी था, यूनियन टेरिटरी का कैपिटल कोई डिजिग्नेट नहीं हुआ था। आज यूनियन टेरिटरी होने के वजह से उसकी अपनी कैपिटल है ना, क्या है, दादर नगर एंड हवेली, दमन एंड दीव दोनों मर्ज करके उसका कैपिटल दादर है। दिल्ली के लिए कहते हैं न्यू दिल्ली, लक्षद्वीप के लिए कवाड़ती, ठीक है। तो ये है, और क्या, अंडमान निकोबार के लिए पोर्ट ब्लेयर। तो ऐसे ही अरुणाचल के लिए शिलोंग ही चल रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, इसका कोई कैपिटल नहीं। कब तक, 1972। 72 में यूनियन टेरिटरी, 74 में उसको ईटानगर ट्रांसफर कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर 74 में, और 87 में स्टेट बना दिया गया। ऐसे क्रोनोलॉजी है ऐसे। अब ये है, इस इमेज को देखो कहाँ गया, कुछ नहीं, कोई खास चीज नहीं है। अब देखो वो मैप, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये छोटी लाइन है, ये बांग्लादेश का ये रीजन है। सोचिए ये बांग्लादेश पूरा लैंड है, लैंड, इधर का जो लैंड है म्यांमार, तो पूरा लैंड लॉक तो है ना, अल्टीमेटली नॉर्थ ईस्ट का स्टेट। ऐसा नहीं है कि ये कोस्टल स्टेट है, ये बताया मैंने। त्रिपुरा पहले से था, त्रिपुरा और मिजोरम पहले से था। अब बाकी पूरा रीजन था असम, पूरा रीजन असम में कहलाता था, क्योंकि
नहीं, त्रिपुरा एंड मणिपुर था यूनियन टेरिटरी 1956 में, 1956 वाला जो चार्ट है उसमें त्रिपुरा एंड मणिपुर जो है वो यूनियन टेरिटरी है। अब बाकी ये जितना रीजन है सब का सब असम का था, सब का सब असम। फिर असम से ये मेघालय 69 में मेघालय को दिया गया ऑटोनोमस, 72 में लेकिन इसको स्टेट बनाया गया। ये और क्या है, ये पहले से था ही। 72 में देखोगे इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 87 में ये भी स्टेट बना दिया गया। नागालैंड शुरू में ही डिमांड किया, नागालैंड को 63 में ही क्या बनाया दिया गया, स्टेट का स्टेटस दिया गया 1963 में ही नागालैंड को। और कुछ इतना। ये किसका मैप है, उसी को कलरफुल थोड़ा अलग अलग कलर करके दिखाया गया है, कोई अलग से है नहीं। मिजोरम को, त्रिपुरा का, मणिपुर को, नागालैंड को, मेघालय, सिक्किम। ये रीजन क्या है, ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, वेस्ट बंगाल। ये सिक्किम, ये असम। यहाँ एक नाम आएगा इस रीजन के लिए, मैं बाद में आगे बताऊंगा, चिकन नेक आ गया, यहीं आ गया, मुझे ध्यान नहीं था कि आगे आएगा। देखिए ये जो नैरो पैसेज है ना, नैरो यहाँ से जो वेस्ट बंगाल है, इस वाला नैरो को बोला जाता है चिकन नेक, यहाँ वाला को बोला जाता है चिकन नेक। ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। देखिए नैरो पैसेज जो है, ये नैरो जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो जाता है, ये नैरो पैसेज है, काफ़ी नैरो है कंपेयर टू अदर। और यहाँ मेघालय ये सब देखो चिकन नेक कहा जाता है। चिकन के मुर्गे की गर्दन की तरह है, और इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी है कि नॉर्थ इंडिया को ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ता है। यहाँ NH10 हाईवे, नेशनल हाईवे 10 क्रॉस करता है, यहाँ से जाती है। और ये एशियन हाईवे 2 कहा जाता है, एशियन हाईवे 2 भी है यहाँ, एंड नेशनल हाईवे 10, AH2 एंड NH10 ये। और ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस व्हाटएवर कह सकते हो। तो ये छोटा सा जो देख रहे हो यहाँ वाला जो रीजन, इसको कहा गया है चिकन नेक, गर्दन जैसा जो दिख रहा है, जो दिखाया गया है। तो ये दिखाना था इसमें मुझे। इसमें त्रिपुरा को दिखा दिया थोड़ा अलग। अब है ये है आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो मैंने नाम बोला था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब लोहित, सियांग, कामेंग, ये सब थोड़ा मुझे ब्लर मुझे ज़्यादा दिख रहा है, शायद आपको ब्लर ना दिख रहा हो क्योंकि यहाँ ज़्यादा फटाफट आ जाता है। डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, ये सब आपको ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं पढ़ोगे। जितना ये लोहित वोहित देख रहे हो ना, सब सियांग, दिहांग, दिबांग, सनकोसी, धनसिरी, सुवानसिरी, ये सब आपका ब्रह्मपुत्र का रिवर का ट्राइब्यूटरी, ये सब ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे। ये कौन राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, कौन लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी, मैं अभी पहले बता दे रहा हूँ, ज्योग्राफी में आएगा तो ध्यान देना इस बात को। तो ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसको बोला गया, अरुणाचल वाले रीजन को मेनली। ये क्या है इसमें, ये अक्सर चाइना जिस पर ऑक्युपाई है, इंडिया अपना टेरिटरी क्लेम करता है अक्सर चाइना। ये पीओके वाले रीजन, एक यहाँ वाला रीजन को मैंने आपको बोला था फाइंड आउट करो, मैं अभी आ जाएगा कुछ देर में बता दूंगा अभी मैं ऐसे भी। अब आता है सिक्किम पर। देखिए कितना बाकी है अभी और, ओ माय गॉड। ठीक, सिक्किम के बारे में बोला गया है क्या, सिक्किम के बारे में चोग्याल डायनेस्टी मैंने पहले बताया था, और कैसे एक्वायर्ड टेरिटरी है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, ये सब में कई बार चर्चा हो गया है। तो देखिए ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल सिक्किम वाज एन इंडियन प्रिंसली स्टेट अंडर द हेरिडिटरी मोनार्क। हेरिडिटरी मोनार्क मतलब
एक ही परिवार के राजा बनेंगे। एंड वो चोग्याल डायनेस्टी थी, ब्रिटिश पैरामाउंट थी, ब्रिटिश की अधीन ही थी अल्टीमेटली, ब्रिटिश को ही अपना सर्वे सर्वा मालिक मानते थे, जैसे और प्रिंसली स्टेट ऐसे ये भी। इसका एक्सटर्नल फ्रंटियर इन द हिमालय, एक्सटर्नल हिमालय में जो एक्सटर्नल फ्रंटियर है जो चाइना के साथ है, चाइना के साथ एक एग्रीमेंट होकर डिमार्केट किया गया था 1819 में। उसमें ब्रिटेन का ही राज था। 1890 में ही जो सिक्किम का जो आप कह सकते हो कि नॉर्थ बाउंड्री जो होगा वो डिमार्केट चाइना के साथ मिलकर किया गया था 1890 में ही, 1890 में। इंडिपेंडेंस के बाद ट्रीटी इंटर इनटू बिटवीन सिक्किम एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिक्किम के बीच एक ट्रीटी हुआ। एंड इंडियन गवर्नमेंट एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफेंस का, एक्सटर्नल अफेयर का एंड कम्युनिकेशन का। इंडिपेंडेंस के बाद चोग्याल डायनेस्टी वहाँ थी, रूल कर रही थी। उसने जो 3 चीज़ें जो उसका ऑलरेडी पहले वो सौंपे हुए था किसको, ब्रिटेन को, अब वो इंडिया को सौंप दिया। लेकिन चोग्याल डायनेस्टी थी, वहाँ चीफ, वहाँ भी असेंबली था, एमएलए थे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर होते थे वहाँ भी, लेकिन मेल रूलर होते थे चोग्याल के जो हेरिडेटरी किंग होते थे ये। और 3 चीज जो पहले ब्रिटेन को दिया था पास था, वो सिर्फ चुपचाप इंडिया को दिया। लेकिन हुआ क्या देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सिक्किम वाज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉलिटिकल ऑफिसर, एक पॉलिटिकल ऑफिसर वहाँ डिजिग्नेट कर दिया गया था इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे ऐसे ब्रिटेन क्या करता था, प्रिंसली स्टेट में एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज देता था, वहाँ आपके कोर्ट में या आपके दरबार में हमारा एक आदमी रहेगा, तो उसका नाम कुछ भी करके वो आपका अफेयर कैसे चल रहा है उस पर ध्यान रखेगा। और आपका जो आपको कुछ कम्युनिकेट करना है हमसे, तो इसके थ्रू कम्युनिकेट कीजिए, इसको सब बात बताइए, ये हमसे बात करेगा, ये हमारा आदमी आपके कोर्ट में रहेगा। तो ये तो ऐसे ये पॉलिटिकल ऑफिसर। हाँ, कहते हैं क्या, इन 1974 सिक्किम कांग्रेस, सिक्किम असेंबली जो मैंने बताया, डिसाइडेड टू पुट एन इन टू द मोनार्कियल रूल, डिसाइड किया कि हम मोनार्कियल जो रूल चल रहा है, जो हमेशा जो किंग है हमारा हेरिडेटरी चोग्याल, ये इसको खत्म कर दिया जाए और सिक्किम को टोटली मर्ज कर दिया जाए इंडिया से। क्यों, इंडिया के साथ मर्ज करके हमें पूरा अपना जो स्टेट का स्टेटस होता है वो दो। जैसे असेंबली में, जैसे पार्लियामेंट में सीट है, लोकसभा में, राज्यसभा में, जैसे सिविल सर्विसेज में एग्जाम देने का, मेडिकल सर्विसेज में एग्जाम देने का, हमारे भी लोग इंडिया के ये सब एग्जाम में एग्जाम पार्टिसिपेट करे, एग्जाम दे, पॉलिटिकल ऑफिस ऑक्यूपाई करे या पब्लिक ऑफिस ऑक्यूपाई करे, सरकारी नौकरी करे, मेडिकल की फैसिलिटी अवेलेबल हो, इलाज कराने हम लोग भी इंडिपेंडेंट होकर पूरा इंडिया हमारा समझ कर जाए। हम जैसे अभी नीट का एग्जाम है, जो भी एग्जाम होता था, ये PMT हो या IIT हो, हम उस एग्जाम देंगे, हमारे बच्चे जाएंगे। तो वो चाहता था कि फुल स्टेटहुड हमको बनाओ, ये डिमांड उन्होंने किया। तो ये सब बातें ये है। तो 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये लाया गया और अल्टीमेटली 75 में सिक्किम को इंडिया में कंप्लीटली मर्ज कर दिया गया। अब देखें यहाँ 2 चीज, 74 वाज इनेक्टेड एंड सिक्किम वाज मेड एसोसिएट स्टेट। मेघालय क्या है, ऑटोनोमस स्टेट। मेघालय को बनाया गया था ऑटोनोमस स्टेट असम के अंदर, यहाँ 74 में बनाया गया सिर्फ एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। और 2 आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल एक तो आर्टिकल 2A जोड़ा गया एंड 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल देखो अभी क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, उस समय 10th शेड्यूल किसके लिए था, सिक्किम के लिए। एंड 2A बाद में लोग कहा कि देर बाद सब्सिक्वेंटली एंड दीज वर सब्सिक्वेंटली ओमिटेड बाय दिस अमेंडमेंट के द्वारा। फाइनली कहने का मतलब लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ, एस्पिरेशन पूरा नहीं हुआ कि नहीं हमको पूरा स्टेट ही चाहिए, इंडिया में कंप्लीटली मर्ज करो, एसोसिएट स्टेट से काम नहीं चलेगा। तो ये दोनों एक्ट को, आर्टिकल 2A को रिपील, शेड्यूल 10 को रिपील और डिफरेंट जो एक्ट लाकर डिफेंस कम्युनिकेशन एक्सटर्नल एंड सोशल वेलफेयर सिक्किम और भी ये सब ठीक जो मैंने बोला ये सब, और इंडिया में इसको मर्ज किया गया 1975 में। देखिए चोग्याल ने इस बात को अपोज किया कि भाई ये क्या मतलब है, ये इंटरनेशनल लेवल पर हम सवाल उठाएंगे, क्योंकि भाई किसी की सत्ता जाएगी तो कैसे गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे कि हम सवाल उठाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ जाएंगे हम UN में। तो वो क्या था, तो ऐसे बात है, तुम जाओगे तो वहाँ रेफरेंडम करा दिया गया। रेफरेंडम हुआ सिक्किम में,
तो देखिए रेफरेंडम कहाँ हुआ, गोवा में भी हुआ, लेकिन सिक्किम में जब रेफरेंडम हुआ तो उसमें इंडिया का पार्ट कंप्लीटली नहीं हुआ था, ठीक है। तो जब रेफरेंडम हुआ सिक्किम में तो लोगों ने क्या वोट किया, इसके लिए मिलने के लिए नहीं वोट किया, ये वोटेड फॉर एबोलिशन ऑफ चोग्याल, चोग्याल का खत्म कर दिया जाए, एंड सिक्किम बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो अब से उसके बाद रेफरेंडम होने के बाद पार्लियामेंट ने ऐसे बनाया, तो पास किया, एक्ट आया, और सिक्किम है जो इंडिया का फुल फ्लेज स्टेट 75 में बना। अब देखो इंडिपेंडेंस के बाद रेफरेंडम जो है इंडियन स्टेट में गोवा में हुआ, इंडियन स्टेट, लेकिन ये उस समय तक इंडियन स्टेट नहीं बना था, रेफरेंडम के बाद में इंडियन स्टेट बना, ये रेफरेंडम के बाद बना। तो ये जो है ये सब बातें जो मैंने बोल दिया है, ये सब जो लिखा हुआ है आप ध्यान दोगे, नोट कर लोगे। रिजेक्ट अमेंडमेंट एक्ट वाला अमेंडमेंट का जब एक्ट है उसको जानने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि आर्टिकल 2A इसके लिए था, 10th शेड्यूल था, इसको रिफिल 370F के जरिए सिक्किम को स्पेशल स्टेटस थोड़ा क्या दिया गया, स्पेशल स्टेटस तो कुछ नहीं, 3 इसके MLA होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मिनिमम, एक MP दिया गया लोकसभा में, एक राज्यसभा में दिया गया, और ये प्रोविजन है कि भाई अगर कोई कंस्टिट्यूएंसी बनाओगे तो ऐसा कंस्टिट्यूएंसी बनाना कि कोई पार्टिकुलर ग्रुप के लोग उस सिर्फ उसी कंस्टिट्यूएंसी में हो, ताकि उनके ही मेंबर कंटेस्ट करे और उनके ही मेंबर रिप्रेजेंटेटिव बने। ऐसा नहीं कि एक ऐसा कंस्टिट्यूएंसी बनाया जिसमें कोई ग्रुप माइनॉरिटी में सिर्फ उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जाए ही नहीं, ये, और सब लोगों को नौकरी में रिप्रेजेंटेटिव, सब लोगों का ग्रोथ, सब लोगों का डेवलपमेंट, जो पिछड़े हैं उस पर ज़्यादा ध्यान, गवर्नर इस बात को ज़्यादा ध्यान रखे, इस बात को ध्यान रखे, फोकस करे, असेंबली में हमेशा इस पर रिपोर्ट जाते रहे। ऐसा 370F में प्रोविजन सिक्किम के लिए रखा गया था। तो ये रहा सिक्किम के बारे में। देखिए ये मैप में आप देख सकते हो, यहाँ सिक्किम है, ये बिहार, ये वाला ये वेस्ट बंगाल, यहाँ चिकन नेक कहा गया था, ये बहुत नैरो पैसेज, यहाँ थोड़ा मोटा भी है, और ये नेपाल, इधर भूटान, इधर नेपाल, इधर बाउंड्री 1890 में 1890 में आसपास चाइना और इंडिया मिलकर अपना बाउंड्री डिमार्केट किया था सिक्किम के लिए, अपर जो नॉर्थ का जो बाउंड्री हुआ, बीच में भी ये चाइना का ही वो है। यह नाथुला पास मैंने पहले भी बताया था। अब दूसरा मैप में क्या है, दूसरा मैप में नागालैंड को थोड़ा हाईलाइटेड है, और ऐसा कुछ बात ये आपका सिक्किम का है। सिक्किम में गैंगटोक और बाकी जो नॉर्थ वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम, ये सब बीच में ये आपका, इधर नेपाल, सिक्किम, इधर आएगा भूटान। सिक्किम भूटान के बीच में जो चाइना वाला जो रीजन है, यहाँ नाथुला पास, ये बीच में चुम्बी वैली बोलते हैं इसको। और कुछ ऐसा मैप देखना है, मैप देख सकते हो आप। कंचनजंगा, और इसमें ऐसा, चलो आ जाए मिजोरम पर। मिजोरम MI मिजोरम, यहाँ से MI काटा, यहाँ से R काटा, मियार्ग, और यहाँ से G गोवा। देखो ये कब हुआ, ये लोग 87 में तीनों को स्टेटहुड का स्टेटस दिया गया। अब देखिए 86 मिजोरम
peace accord was agreed between Government of India and Mizoram National Front and Parliament adopted। ये नंबर ऑफ अमेंडमेंट जानने की जरूरत नहीं है, ये एक्ट इससे मतलब नहीं है। 23rd स्टेट बना कब, ईयर में जानने की जरूरत है। एंड ये स्टेट बनने के बाद जो इंसर्जेंसी थी खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? अभी भी तो कुछ कुछ है, तभी तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है। तो मेन जो बहुत बड़े लेवल पर जो चल रहा था, अभी तो छिटपुट तो हमेशा चलते रहेगा, लेकिन बड़े लेवल पर जो इंसर्जेंसी थी, आप अंदरूनी विद्रोह था, वो खत्म हुआ स्टेटहुड देने के बाद। अब देखो अरुणाचल प्रदेश को वो कुछ 24 स्टेट बनाया 1807 में। ये कौन सा एक्ट के जोड़िए छोड़ो, डजंट मैटर। गोवा को ऐसे ही बना नेक्स्ट एक्ट 87 में। एंड गोवा बाय स्प्लिटिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा दमन दीव तो एक ही साथ यूनियन टेरिटरी थे। गोवा को अलग स्टेट बना दिया गया, दमन एंड दीव को ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो ये मैप में देख लोगे, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। ये इस मैप में मैं क्या दिखाना चाह रहा था, देखो ये है आपका गोवा। सॉरी, इसमें भी मैं कुछ तो दिखाना चाह रहा था गोवा रीजन को। गोवा के डिफरेंट उसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो हमें वो डिस्ट्रिक्ट जानने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इसमें कुछ खास होगा तो मैं अभी बता दूंगा। अभी जो गोवा से वास्को डिगामा नाम का एक प्लेस है यहाँ, जो जो गोवा से होंगे उनके लिए स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैटर करता है, बाकी दूसरे के लिए ज़रूरत नहीं। उससे कुछ कंसर्न रहता तो मैं बताता भी। अब देखें, बाद में आ गया छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। कब फॉर्मेशन? 2000 में हुआ। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एनडीए गवर्नमेंट आई 2000 में, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का गवर्नमेंट था। एंड सेंट ए सेपरेट छत्तीसगढ़ बिल फॉर अप्रूवल बाय मध्य प्रदेश असेंबली। मध्य प्रदेश असेंबली को बिल भेजा, क्योंकि वहाँ के लोगों की डिमांड थी कि छत्तीसगढ़ नाम का एक अलग स्टेट वहाँ के ट्राइबल लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल पीपल बहुत रहते हैं। डिमांड थी कि हम बहुत पीछे हैं, हम पर ध्यान आप देते नहीं हो। उतना बड़ा स्टेट है, सब लोग का ध्यान से भोपाल और ग्वालियर उधर और आप बोल सकते हो यार इंदौर, ये सब पर ही रहता है। हम जंगल वाले पीछे रह गए हैं, इन पर ध्यान ही नहीं है। और कैपिटल में वहाँ हमें हर बात के लिए कोर्ट भी जाना है, वहाँ जाना है, ज़मीन का रजिस्ट्रेशन, हर चीज़ के लिए कैपिटल उतना दूर हमसे पड़ जाता है। स्कूल कॉलेज सब अच्छे अच्छे वहाँ, इधर तो कुछ है नहीं। तो पढ़ाई के लिए भी वहाँ जाओ, छोटे छोटे चीज़ के लिए भी मेन बड़ा मार्केट वहीं, इधर तो कुछ है नहीं। सारा ध्यान आप लोग उधर रखे हुए हो। इधर रोड बढ़िया बढ़िया सब चीज़, इधर आप लोग नेता हो तो लोग रहते हैं, सब अमीर लोग रहते हैं उधर ही है, इधर के लिए कोई ध्यान नहीं है। तो हमें अलग कर दिया जाए, ताकि हमारा अपना असेंबली होगा, अपना कोर्ट होगा, हम अपने लेवल पर अपना इधर के लिए, इंडिया के लिए स्कूल बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, रोडें अच्छी होगी। तो हम अपने एरिया में अपना सब जो भी फैक्ट्री हो गया या एग्रीकल्चर को ज़्यादा डेवलपमेंट उधर ही करते हो, अपना इधर भी हम अपना फैक्ट्री सेटअप करवाएंगे, इंडस्ट्री डेवलप करवाएंगे, माइनिंग वाइनिंग को अच्छे बेहतर तरीके से करेंगे, इम्प्रूव करवाएंगे। तो हमें अपना अलग स्टेट दे दो ताकि हमारा डेवलपमेंट हो। तो ऐसे ऐसे डिमांड, तो एनडीए गवर्नमेंट ने बिल भेजा, तो असेंबली ने अप्रूव किया। ठीक है भाई, चलो। ना अप्रूव करता तो अगर फिर भी इनको करना था तो करते ही हैं।
तो प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लिया गया होगा, है ना, रिकमेंडेशन लिया गया होगा, प्रेसिडेंट ने बिल को भेजा होगा इनके पास, इन्होंने हाँ ना जब बोला होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया होगा, फिर पार्लियामेंट ने बिल में, पार्लियामेंट में जाके बिल है जो डिस्कशन हुआ, फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हुआ होगा, एक्ट बना होगा और स्टेट को बाइफरकेट किया गया होगा या स्प्लिट किया गया होगा 2000 में। ये है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की कहानी, उत्तर प्रदेश में गया छत्तीसगढ़ के लिए डिमांड, ए 2 ईयर लेटर, जो भी है ये सब कहानियाँ दोनों के लिए। तो लैंग्वेज लिखा है उस पर जाए, ईयर से मतलब है कब हुआ था, और ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कौन सा बिल, कौन सा एक्ट, कौन सा अमेंडमेंट डजंट मैटर। अब देखिए बिहार के बारे में थोड़ा बता दूं, झारखंड के बारे में। 1998 में 99 से लेकर 98 और 2004 तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी, आना जाना थोड़ा बहुत चला था 98-99 के बीच में। उसके बाद 2004 तक कंटिन्यूस रही। 98 में 16 पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन एंड कांग्रेस केम इन वन प्लेटफॉर्म एंड फॉर्म द ऑल, एंड एक प्लेटफॉर्म में आए और उस एक पार्टी जिसका नाम कहा है ऑल पार्टी सेपरेट स्टेट फॉर्मेशन कमेटी। ये नाम जानने की जरूरत नहीं है, ऑल पार्टी सेपरेट स्टेट फॉर्मेशन कमेटी जानने की जरूरत नहीं है, बस स्टोरी क्या था वो बता रहा हूँ। टू स्टार्ट द मूवमेंट फॉर सेपरेट स्टेट फॉर झारखंड, एक जस्टिस थे, जस्टिस लाल पिंगले नाथ शाहदेव। इस शाहदेव थे झारखंड के पहले पर्सन थे जो वो हाई कोर्ट के जज बने। तो पटना हाई कोर्ट का एक बेंच था रांची में, वहाँ के जज थे। बाय द वे हजारीबाग के, या आप कह सकते हो हजारीबाग और धनबाद, वहाँ के ऑलरेडी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे। फिर मुंसिफ जज होता है, मुंसिफ कोर्ट होता है ना, वहाँ भी जज रह चुके थे। फिर आगे प्रमोट होके डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ कोर्ट के जज, फिर प्रमोट होके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बने। उसके बाद पटना हाई कोर्ट के जो एक बेंच था रांची में, वहाँ बेंच के जज थे, वो रिटायर्ड हुए। इनका हमेशा इनका भी डिमांड रहा कि हमें एक अलग स्टेट होना चाहिए इधर वाले एरिया पर। जैसे वही है डिमांड क्या है, ग्रोथ डेवलपमेंट, कुछ नहीं, पीछे रह रहे हैं हमारा, कुछ ना हॉस्पिटल, ना एजुकेशन, ना रोड, ना हेल्थ, ना एग्रीकल्चर, कुछ डेवलपमेंट नहीं है हमारा। माइंस वाइंस तो है यहाँ, लेकिन माइंस होने इतना, मतलब कोयले का माइंस, ये सब जो भी हो, माइंस होने के बावजूद भी हमारा डेवलपमेंट नहीं है। तो थोड़ा बहुत यहाँ जमशेदपुर में टाटा जो प्लांट है वहाँ कुछ है, बाकी जगह कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे। तो हमेशा इस बात को, और प्रोटेस्ट रहा, हमेशा लोगों का डिमांड रहा, जुलूस निकल रहा, ये सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो विद द सपोर्ट फ्रॉम द, तो ऐसे था, बिल गया। तो उसमें लालू यादव की गवर्नमेंट थी बिहार में। तो लालू यादव को करना था कि बिहार का बंटवारा हमारे लास्ट को पर ही बंटवारा करके हो सकता है। बिहार को बांटने के लिए हमारे लास्ट को पहले आपको बांटना होगा, तभी बिहार बटेगा, मतलब लालू यादव का ऐसा कहना था। लगा कि लोग इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं झारखंड वाले जो एरिया से, लोग का इतना डिमांड है, कोई भी स्टेट बनता तो एक दिन में नहीं बन जाता। बहुत दिन से लोग बहुत मांग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ बैठना, यहाँ धरना, यहाँ बिल्डिंग तोड़ना, यहाँ रोड तोड़ना, यहाँ पटरी तोड़ देना, यहाँ रोड ब्लॉक कर देना, ऐसे बहुत दिन चलता है तो जाके गवर्नमेंट सुनती है, आसानी में सुनती नहीं है। तो ऐसे चलता रहा। लास्ट में विद द सपोर्ट ऑफ सबने, कांग्रेस ने, आरजेडी ने, एनडीए एट द सेंटर, सब ने सपोर्ट किया। एनडीए का तो ये प्रोपेगेंडा, ये तो चुनाव में उनका ये प्रॉमिस ही था, वादा था कि हमारी सरकार आएगी तो मैं स्टेटहुड का स्टेटस दूंगा इसको। तो 2000 में ये बिल आया, एक्ट आया, झारखंड को स्टेट बनाया गया। ये है झारखंड का। तो झारखंड यहाँ, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल जो हुआ। ये छत्तीसगढ़, एमपी, उत्तराखंड ऊपर, ये झारखंड को थोड़ा डार्क कर दिया मैंने।
ये है कौन, जस्टिस सहदेव, सहदेव जो डिमांड कर रहे थे, ये झारखंड प्रो कहा जाता है इनको। अब देखें तेलंगाना। तेलंगाना में मैंने पहले बताया था केसी राव का बारे में, केसी राव, केसीआर जिसको बोलते हैं, इनका डिमांड, बीआरएस पार्टी, ऐसे ही जो लैंग्वेज है देख लो, ज्वाइंट एक्शन कमेटी, इनकी डिमांड मूवमेंट चलती रही तेलंगाना में बहुत दिन, चल प्रोटेस्ट। तेलंगाना तो पहले सुना इंडिपेंडेंस के टाइम में, मतलब हैदराबाद वाले में बताया ना, कम्युनिस्ट पार्टी तेलंगाना रिबेलियन कैसे चल रहा था, वहाँ के लोग दिखाया था, गांव के लोग बंदूक लेकर, फीमेल बंदूक लेकर। सोचो उस समय से ही तेलंगाना मूवमेंट। तो अब एक तरफ ये तेलंगाना की डिमांड कर रहे थे, दूसरी तरफ जो आंध्रा वाले जो थे वो तेलंगाना चाहते नहीं थे कि तेलंगाना बटे, अलग हो, तेलंगाना का फॉर्मेशन हो। बिहार के लोग, जैसे बिहार में प्रॉपर जो अभी है, वो कभी नहीं चाहते थे कि झारखंड अलग बने, कि हमारे साथ ही रहे। देखो मैंने पहले बताया रखा है कि छोटा भाई चाहता है कि हम बंटवारा करके अलग रहें, लेकिन परिवार का जो हेड होता है, उसका बाप या उसका बड़ा भाई, वो कभी नहीं चाहता है कि परिवार में बंटवारा हो, हमारा घर टूटे। तो उसके चेहरे पे नाखुशी ही रहती है। छोटा भाई खुश रहता है कि मैं अलग हो रहा हूँ, मैं ज़्यादा बेटर रहूँगा। तो कभी सही भी होता है, कभी गलत भी होता है। कौन सही होता है कौन गलत नहीं कहूँगा। ये स्टेट वाले में तो ज़्यादातर देखा गया कि जब डिवीजन हुआ है तो उनका ग्रोथ ज़्यादा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कमी किस में रहा, जो पहले बड़े स्टेट रहे उन्होंने अपने कुछ एरिया को ध्यान नहीं दिया, तभी तो इनकी डिमांड हुई ना। अगर ये अच्छे से आप उसको देख लेते, उनके तरफ भी अच्छा डेवलपमेंट कर दिए होते, उनके लिए भी सब इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिए होते, तो क्यों डिमांड करते। कमी तो आप में रही ना, ये तो है। तो ये है केसीआर राव, ये सब पढ़ लो क्या मैंने बता दिया है, कोई बड़ी चीज नहीं है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का आया है हैदराबाद, ज्वाइंट कैपिटल स्टार्टिंग में रहा, और चूंकि आंध्रा का कैपिटल तेलंगाना कहाँ अमरावती, टाइम दिया गया, वहाँ अपना बिल्डिंग बनाओ भाई, असेंबली बनाओ, अपना रोड बनाओ भाई, जो भी हो, अपना क्वार्टर बनाओ, घर बनाओ, तब जाके कैपिटल अपना रिलोकेट शिफ्ट किया, सेक्रेटरिएट बनाओ। तो 17 में जाके अपना आंध्रा पिक्ड अमरावती एज इज कैपिटल, रिलोकेटेड इट्स सेक्रेटेरिएट इन 2016 एंड इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली को 17 में, और ऑफिस को 16 में ही। ईयर से आपको मतलब नहीं है यहाँ पर हाँ कौन से ईयर में ये फॉर्मेशन हुआ ये जानने की जरूरत है। 2014 का कहानी चल रहा है। ये देखें केसीआर के चंद्रशेखर राव, बहुत पैसे हैं लोगों के पास, बहुत प्रॉपर्टी। अगर ऑडिट कर दिया जाए ना, बढ़िया से पूरा इंक्वायरी कर लो, तब पता चल जाए इनकी हालत खराब। मैक्सिमम जो ऑफिसर है इंडिया में, उनकी ऑडिट कर दी जाए ना जब जैसे कि आपकी सैलरी पूरे ईयर में, पूरे टेन्योर में इतनी है, एवरेज इतना खर्चा हुआ होगा, तो आपको इतनी ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाँ, पसीना छूट जाएगा मैक्सिमम का मैं बोल रहा, पसीना ना छूट जाए तो ये है। देखिए कैसे लोग सब डिमांड कर रहे हैं, वी वांट तेलंगाना, ऐसे बहुत दिन प्रोटेस्ट होती है तब कोई डिमांड पूरी होती है। तो उसी तरफ से लोग तेलंगाना मांग कर रहे थे। आंध्रा के जो थे, एक ये थे, क्या नाम है, अभी आंध्रा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण, तो वो इस बात को अपोज करना था उनका कि भाई हम तेलंगाना सेपरेट नहीं करना, आंध्रा को मैं डिवाइड नहीं करना चाहता। इस बात की नाराजगी रहा कि कांग्रेस ने आंध्रा को तोड़ा है, आंध्रा को बर्बाद किया है, तो आंध्रा को खराब किया है, तो कांग्रेस से उसकी नाराजगी रही, मतलब इनकी नाराजगी रही पवन कल्याण की। और उनकी ये नाराजगी क्यों बांट दिया, और इनकी ये नाराजगी शुरू से रही कि हमें बांट कर क्यों नहीं दे रहे हो। किसको खुश किया जाए, बहुत डिफिकल्ट है सबको खुश रखना। ये तेलंगाना का रीजन, ये वाला आंध्रा। तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल के देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहां भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे,
जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरी वन। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, दिन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है, ये पता नहीं थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूं तो ये आगे पीछे हो जाता, मैंने पहले भी बताया है, तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी है सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये ओपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहां ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहां पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड। मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूं, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो और फेम में रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूं, मैं उन बच्चों का माँ भी हूं, दोनों हूं। तो सोचो मुझे उससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही होगी, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से वहां अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूं। मैं जिनसे भी मांग रहा हूं, जो फी मांग रहा हूं, जो गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूं, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज ए बाप की तरह, एज ए बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं, पैसे कलेक्ट कर रहा हूं। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाएगा, स्कैन हो जाएगी, वीडियो से नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKASH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसे बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। अब अकाउंट नंबर जो मेंशन है
00100216200810। मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी 20 बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहां तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूंगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहां तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट के साथ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहां तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूंगा, या अभी जो बताते रहूंगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूं पहले भी। ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में। क्लियर है? तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।